सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं कक्षा 11वीं में आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। उसमें हम 8वां प्रकरण पढ़ रहे हैं। हमने आखिर में विदेश व्यापार नीति देखी थी। अब उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति के चरण। भारत की विदेश व्यापार नीति के दो भागों में चरण बांट दिए जाते हैं। एक वैश्वीकरण के पूर्व विदेश व्यापार नीति और दूसरा है वैश्वीकरण के बाद विदेश व्यापार नीति। उसमें हम पहला देखने जा रहे हैं दोस्तों, एक वैश्वीकरण के से पूर्व विदेश व्यापार नीति, यानी वैश्वीकरण के पहले की विदेश व्यापार कैसी थी, विदेश व्यापार नीति कैसी थी, वो देखते हैं। उसमें दोस्तों आज़ादी के बाद शुरुआत के वर्षों में प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे को व्यवस्थित करना था। हमारे सामने जो चुनौती थी वो आप पहले भी जानते हैं कि अपने जो आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, उसको सही करना था। चूँकि देश विदेश शासन में से मुक्त हुआ था, क्योंकि उस वक्त पर अपना जो देश है वो अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था, जिससे विदेशी वस्तु, विदेश व्यापार एवं विदेशी कंपनियों के समक्ष लोगों का मानसिक विरोध था। हम 200 या 150 साल तक अंग्रेजों की गुलामी की थी, विदेश की प्रजा की गुलामी की थी, इसलिए हम विदेशी कंपनियों से डरते थे दोस्तों। इस समय काल में आयातों पर अंकुश था और देश की निर्यात भी खूब कम थी। भारत ने मिश्र अर्थतंत्र स्वीकार किया और आयोजन द्वारा विकास की व्यूहरचना अपनाई। बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना तथा आवश्यक उद्योगों के विकास हेतु बड़े पैमाने पर आयात किया गया। विदेशी मुद्रा घट जाने के कारण उपभोगी यानी जो वस्तु को खरीदता है, उपभोगी को आप ग्राहक भी कह सकते हो, चीज वस्तुओं की आयातों पर बड़े पैमाने पर नियंत्रण किया गया। भारत की विदेश व्यापार नीति में देश के उद्योगों के संरक्षण पर जोर दिया गया, यानी कि अपने देश के जो उद्योग थे उसको महत्व दिया गया। आयातों पर अंकुश लगे, हम जो विदेश से चीज वस्तु लाते थे उसके ऊपर अंकुश लगा और निर्यात बढ़ाकर विकास करने का विचार किया। भारत की निर्यातों में कृषि उपज, हस्तकला, आभूषण जैसी परंपरागत निर्यात के साथ टेक्नोलॉजी आधारित गैर परंपरागत निर्यात में वृद्धि की गई। विदेशी मुद्रा के बाजार में रुपया सरकार के अंकुश में रखा गया, यानी कि जो विदेशी मुद्रा थी वो सरकार के अंकुश में रखी गई। जहां रुपये के अवमूल्यन द्वारा निर्यात बढ़ाने की नीति अपनाई गई, जबकि रुपये के अवमूल्यन से आयात महंगी हो गई, परंतु वह अति आवश्यक होने के कारण उसमें कमी नहीं की गई। खर्च बढ़ा और लेन देन की तुलना में घाटा उत्पन्न हो गया। शुरुआत में आयात प्रतिस्थापन द्वारा आयात खर्च घटाने की व्यूहरचना अपनाई गई। आयात प्रतिस्थापन अर्थात, अंडरलाइन करना दोस्तों, आयात होने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तु अपने देश में उत्पन्न करने की नीति, यानी कि हम जो विदेश में से जो चीज वस्तु की आयात कर रहे हैं उसकी जैसी वस्तु अपने देश में उत्पन्न की जाए, उसकी नीति को हम स्थानापन्न यानी कि प्रतिस्थापन आयात प्रतिस्थापन नीति कहेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा चरण, और वो है वैश्वीकरण के पश्चात विदेश व्यापार नीति।
सन 1991 से भारत ने आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। विदेश व्यापार नीति को संरक्षणात्मक के बदले मुक्त किया गया। आप जानते थे कि 1991 के बाद 3 सुधार हुए थे। एक उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण। तो यहाँ पर इन 3 सुधार के कारण अपने देश का जो विकास था वो देखने को मिला। आर्थिक विकास अपने देश का हुआ। आयात निर्यात लाइसेंस सरल किया गया, जो हमने आगे भी ये देखा था। सिर्फ क्रूड ऑयल, खाद्य तेल एवं रसायन जैसी आयातों पर अंकुश रखा गया। सीधा विदेशी पूंजी निवेश को छूट और निजीकरण के कारण विदेशी कंपनियां अब देश में वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय कर सकती थी। यानी कि जो विदेशी कंपनियां थी वो अपने देश में यानी कि स्वदेश में आकर वो व्यापार कर सकती थी, उसको उनकी छूट दी गई थी। भारत को भी वैश्वीकरण का लाभ मिला, जिससे दूसरे देश में निर्यात बढ़ा। 1991 के पश्चात विदेश व्यापार नीति इस प्रकार बनाई गई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़े। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत सदस्य बना, उसका सदस्य बना WTO का, और उसके मार्गदर्शन के अनुसार कानून बदले गए। तो दोस्तों ये था भारत की विदेश व्यापार नीति के चरण 2। आगे बढ़ते दोस्तों, आखिरी पड़ाव पर हम जा रहे हैं दोस्तों, और वो है आखिरी सवाल, IMP आर्थिक सुधार का मूल्यांकन। भारत में सन 1991 से सरकार की अंकुश वाली आर्थिक नीतियां बाजार आधारित निजी संपत्ति एवं निर्णय की स्वतंत्रता वाली मुक्त अर्थव्यवस्था की तरफ परिवर्तन किया गया था। यानी कि हमने 1991 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था अपनाई थी, जिसे सभी आर्थिक सुधार के नाम से जानते हैं। भारत में 1951 से आयोजित आर्थिक विकास सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व और अर्थव्यवस्था पर सरकार के अंकुश द्वारा समाजवादी ढंग से समाज की रचना का उद्देश्य था। इस नीतियों में 1991 के बाद परिवर्तन आया। आज लगभग 25 वर्ष के अनुभव के पश्चात इन परिवर्तनों का मूल्यांकन करने पर निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। देखते हैं उसमें आर्थिक सुधार के अनुकूल प्रभाव। भारत ने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी नई आर्थिक नीतियां अपनाई एवं आर्थिक निर्णय में मांग पूर्ति के तत्वों का महत्व बढ़ा दिया, जिससे कीमत निर्धारण, वेतन निर्धारण, ब्याज निर्धारण अंकुश मुक्त एवं वास्तविक बने। सरकार के अंकुश कम होने के कारण उत्पादन, पूंजी निवेश, वितरण, आर्थिक तत्वों द्वारा निश्चित होने लगे। देशी एवं विदेशी का भेद अब घट गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई अच्छे प्रभाव देखने को अपने को मिले, और वो थे ये। उसमें पहला है, देश के ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाली वस्तुएं आसानी से और सस्ती कीमत पर मिलने लगी। दूसरी बात है, देश के मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। तीसरी बात है, भारत के निर्यात में वृद्धि हुई। चौथी बात है, सरकार पर विदेशी कर्ज का बोझ घटा और सीधा विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा। पांचवी बात है, बड़े पैमाने के निवेशों द्वारा निजी क्षेत्र का विकास हुआ। जो निवेशकर्ता जो थे बड़े पैमाने वाले लोग, उन्होंने
निजी क्षेत्र का विकास किया। उत्पादन एवं रोजगारी बढ़ी या रोजगार बढ़े। छठा, साधनों की गतिशीलता में वृद्धि हुई। अब आप एक जगह से दूसरी जगह पर साधन को ले जा सकते हैं। 7, सरकार के अंकुश की वजह से भ्रष्टाचार, नौकरशाही, निर्णयों में विलंब, ऐसी जो जड़ता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। 8, सरकार के अंकुश एवं पूंजी की कमी के कारण उपेक्षित क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश द्वारा बढ़ावा मिला। 9, वस्तुओं एवं सेवाओं की कमी घटी एवं उसकी विविधता में वृद्धि हुई। अब लोगों को नई विविधता वाली वस्तु मिलने लगी। 10, अन्य देशों के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध अधिक मजबूत हुए। तो दोस्तों ये जो 10 थे वो हमने अनुकूल प्रभाव देखे। आगे देखते हैं दोस्तों, और वो है दूसरा, आर्थिक सुधार के प्रतिकूल प्रभाव। नई आर्थिक नीति ने कई सामाजिक एवं आर्थिक प्रश्न भी उत्पन्न किए हैं, जैसे कि एक, छोटे पैमाने के उद्योगों एवं गृह उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन खर्च एवं स्पर्धा के सामने वो नहीं टिक पाई। यहाँ पर जो छोटे पैमाने के उद्योग थे दोस्तों, वो अपने विज्ञापन के पीछे जो खर्च कर रही थी वो कम कर रही थी, जबकि विदेशी जो कंपनियां थी वो विज्ञापन के पीछे ज़्यादा खर्च कर रही थी, इसलिए उनके सामने हम टिक नहीं सके या छोटे उद्योग टिक नहीं सके। 2, निजीकरण के साथ ही वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई, अर्थात देश के उत्पादक कार्यक्षम बने, उससे पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का उनको सामना करना पड़ा। यहाँ पर जैसे ही वैश्वीकरण हुआ तो हमने तुरंत ही हम WTO के सदस्य बने, तो अपने को अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारी थे, कंपनियां थी, उनका सामना करना पड़ा। 3, सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण हुआ, सब्सिडी घटी, परिणाम स्वरूप सार्वजनिक सेवाएं एवं आधारभूत सुविधाएं महंगी हो गई, जिसकी वजह से तमाम वस्तु या सेवा के उत्पादन खर्च में वृद्धि हुई। 4, भारतीय चलन का निर्धारण व्यापार के आधार पर बाजार में होने से उसके मूल्य में अधिक बदलाव आता दिखाई दिया, यानी कि अब जो भाव तय होगा वो बाजार की प्रक्रिया से होगा, इससे अपने को भारी नुकसान सहना पड़ा, जिसके कारण व्यापार करने वाली कई भारतीय कंपनी को नुकसान हुआ। 5, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बड़ी कंपनियों को नीचे दर पर आपूर्ति देने की नीति अपनाई। 6, WTO ने गुणवत्ता के उच्च मापदंड को स्वीकार किया है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है, उन्होंने गुणवत्ता के ऊंचे बड़े मापदंड तय किए थे, जिसकी स्पर्धा में भारत को बहुत ही कठिनाइयाँ हुई, जिसके कारण भारत जैसे देशों को कई वस्तुओं की निर्यात करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से कृषि पैदाशों की निर्यात के संदर्भ में। 7, निजीकरण के कारण बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हुए, जिनको सड़क, बिजली, पानी, कच्चे माल की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा पर नहीं मिल पाई, जिससे तंगी सर्जित हुई। 8, आर्थिक असमानता में खूब वृद्धि हुई। 9, प्राथमिक वस्तुओं एवं सेवाओं के स्थान पर मौसम की वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय बढ़ा। और 10वीं बात है, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को व्यापक नुकसान हुआ। तो ये थे आर्थिक सुधार के प्रतिकूल प्रभाव। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरा पाठ 8वां है वो
पूरा होता है, समाप्त होता है। बस आज के दिन के लिए बस इतना ही। अस्तु।